योर सन नीड्स हेल्प। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। रोहित अनिका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वो अनिका को आने दें। रोहित ने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठें, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड दौड़कर रोहित के पास आ गए। गार्ड्स ने अनिका को डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलर्ट थे। मारवा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक करें, ये किसी को पता नहीं था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। अनिका की बात सुनकर रोहित शॉक हो गया था। उसने अनिका से पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के बेल्ट को अनिका ने कस के पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आई थिंक यू शुड हेल्प योर सन। वो किसी मुसीबत में है। ये सुनकर रोहित की हैरानी और बढ़ गई। उसने अनिका से फिर पूछा, आप कहना क्या चाहती हो? प्लीज साफ साफ बताइए। अनिका और भी कंफ्यूज हो गई। क्या बात करे? अनिका तो लिफ्ट में मिली औरत को जानती तक नहीं थी। अनिका ने रोहित को समझाने की कोशिश की। देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहा गया एक झूठ उनके लिए। रोहित ने बीच में ही अनिका को रोक दिया। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? अनिका को पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से रोहित को समझाए। अनिका का पैनिक बढ़ता जा रहा था। वो कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। अनिका ने लंबी सांस भर के रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए, मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आपकी जरूरत है। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। अनिका को इस तरह दौड़कर वापस जाते देखकर रोहित के एक गार्ड ने कहा, सर, मुझे लगता है ये लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है। किसी ना किसी तरह आपकी नजरों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर, आज तक हजारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते हुए देखा, मगर एक बात तो है, ये लड़की बाकी लड़कियों से काफी अलग है। सारे गार्ड थोड़ा हंसने लगे। तभी रोहित ने गार्ड्स को एक बॉस वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर अटेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से ज्योति शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और अनिका से कहा, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 32। जैसे ही अनिका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको इस फॉर्म पर अपना नाम लिखना होगा और ये विजिटर आईडी गले में पहनना होगा। अनिका ने फॉर्म भरने के लिए पेन उठाया। फॉर्म पर नाम लिख दिया, डॉक्टर अमृता गुलेरिया। अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपाकर आई है। उसने किसी तरह वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को ये थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज्यादा अजीब लोगों को अटेंड किया था। अनिका के पास से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया। अनिका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। अनिका के कदमों की आवाज सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे अनिका दिखी, वो दौड़कर अनिका से लिपट गई। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। अनिका ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से बेंच पर बैठाया। प्रीति को गले लगाकर अनिका ने कहा, शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूं ना। अनिका के आने से प्रीति को थोड़ी हिम्मत मिली थी। जैसे ही प्रीति थोड़ी शांत हुई, अनिका ने उससे कहा, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ने देखा ज्योति बुआ हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। ज्योति बुआ की हाथ में सलाइन लगी थी। उनके सर में लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। सिर्फ मशीन में होती हलचल से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है। अनिका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। अनिका की आंखों में आंसू थे। प्रीति के सामने अनिका को हिम्मत दिखानी थी। वो ईसीजी मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी।
बुआ के बेड की बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने की काफी ज्यादा चांसेस थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 एक्सपीरियंस सर्जन की जरूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ प्रीति मुंह पर हाथ रखे अपना रोना दबा रही थी। प्रीति रिपोर्ट्स पढ़ रही अनिका के पास आकर बोली, डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले प्रीति के आंसू फिर बहने लगे। उसकी सिसकियां तेज होने लगीं। अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। अनिका को इस वक्त इमोशन से ज्यादा ज्योति बुआ को बचाने में कंसंट्रेट करना था। उसने रोती हुई प्रीति से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं क्या? तुम उन्हें जानती हो? प्रीति अनिका को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हाँ दीदी, वो तो यहाँ के डीन हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? अनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो बस मैंने उनका नाम सुना है, तो मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति अनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल की ऑफिस की ओर चलने लगी। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। जब अनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन से बाहर निकल रहे थे। प्रीति और अनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, एंड हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल विद यू? प्रीति ने डॉक्टर और अनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, एंड डॉक्टर, ये अनिका दीदी हैं। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं। डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने कैबिन का दरवाजा खोला, प्रीति और अनिका को अंदर बैठने कहा, फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए कॉफी लाने को कहा। डॉक्टर अग्रवाल अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू गर्ल्स फॉल्स होप्स। मिसेस शर्मा इज क्रिटिकल। उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उन पर सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए, फिर एक मार्कर से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। यू नीड अ ब्लडी गुड सर्जन टू डू दिस जॉब, बिकॉज द पोजीशन ऑफ द ट्यूमर इज वेरी ट्रिकी। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती। खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वो ही द फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। अनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे और नजरें रिपोर्ट्स पर रख के डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर, कैन आई ट्राई? डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंफ्यूज्ड चेहरे से अनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? अनिका स्कैन रिपोर्ट्स पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी, तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर कामिनी और मनीषा गुलेरिया अंदर आए। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया, अनिका, ये क्या तरीका है? बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से नहीं मिल सकते, पता नहीं? कब मैनर्स सीखोगी? डॉक्टर अग्रवाल को मनीषा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट टू टॉक टू मी। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर कामिनी के पास आए। कामिनी की पीठ थपथपाकर अनिका से कहा, देखो अनिका, कामिनी हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वो खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामिनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कामिनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और कामिनी से पूछा, कामिनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा।
कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशन देकर कुछ चेक करने लगी। फिर झूठ मूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नो सर, नो आंसर, आई थिंक वो बिजी होंगी। फिर उनके चार्जेस? मनीषा ने कामिनी को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है कामिनी, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वो जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मनीषा का ये जेस्चर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मनीषा से कहा, मिसेस शर्मा इज लकी जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। मनीषा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा। कामिनी, प्रीति, अनिका, डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट्स देखने हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाला, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर। तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अनिका ने वो कागज पर्स में रख लिया। जब अनिका कैबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला ये तो पहले से प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर पर पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आए। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुझ छुपाना पड़े? कामिनी अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वो बहुत खुश थी। बॉल रूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वो प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दें तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामिनी की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामिनी की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामिनी से पूछा, बोलो कामिनी, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के सनग्लासेस उतार कर बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। अनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वो खिड़की के बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर। आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी है? प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई। वो अपने दोनों हाथों से अनिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी दे दो ना। प्रीति की बात जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दी प्लीज बचा लो मम्मी को। अनिका ने अपने कंधे पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले अनिका वहां से निकल गई। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। अनिका के स्वीट की डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला। रूम सर्विस रिया का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लाया था। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने रिया से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी। बॉय रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही रिया ने पिज्जा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया।
उस दिन फोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी में आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर रिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। रिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। रिया ने अपने स्वीट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। डोरबेल तक रिया का हाथ नहीं पहुंचता था। वो अपने पांव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा आर्यन ने खोला था। दरवाजा खुलते ही रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने मिरर रख दी हो।